सो हे द गाइस, वी आर हियर विद अवर न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ब्लीच का एपिसोड नंबर 58। सो बिना किसी देरी के आज का जो कमाल का एपिसोड है ना भाई लोगों से स्टार्ट करते हैं। सो भाई लोग, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें हमारा इचिगो दिखाया जाता है जो कि भाई भयंकर हीरोगिरी झाड़ रहा होता है। वो कैप्टन कुचिकी को बोलता है अगर तुझे मुझे हराना है ना तो तुझे तो अपनी बंकाई रिलीज करनी होगी। ये सब सुन के जो अपना कैप्टन कुचिकी है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है। फिर वो फाइनली अपनी बंकाई को रिलीज कर देता है जिसकी वजह से उसके आइट साइड में बहुत सारी जॉइंट स्वॉर्ड्स अपीयर हो जाती है। अब ये जो लार्ज साइज की ब्लेड्स है ना ये कन्वर्ट हो जाती है स्मॉल साइज के फ्लावर पेटल्स के अंदर। और भाई ये तो मिनी ब्लेड्स है, तुम लोग को पता ही होगा। अब अपना कैप्टन कुचिकी पूरी तरीके से रेडी हो गया था अपने इचिगो के ऊपर अटैक करने के लिए। और फाइनली जो अपना कुचिकी रहता है ना वो अटैक कर देता है इचिगो के ऊपर। इचिगो थोड़े समय तक बचने की कोशिश करता है, वो फाइट बैक करता है, लेकिन इस सब चीज़ों का कोई फायदा नहीं होता। कैप्टन कुचिकी बहुत ज़्यादा पावरफुल था और उसकी ये जो ब्लेड्स थी ना वो और ज़्यादा पावरफुल थी। अब इचिगो काटो योजना शुरू हो जाती है और इचिगो की बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा खतरनाक कट्स आ जाते हैं। और इतनी बुरी तरीके से डैमेज होने के बाद जो अपना इचिगो रहता है ना वो ज़मीन के ऊपर फेंट हो जाता है। इचिगो की हालत देख के जो कैप्टन कुचिकी है ना वो उसे बोलता है तुम ही थे ना जिसको मेरी बंकाई देखनी थी। अब क्या हुआ इचिगो, तुम मेरे जितने ताकतवर थे ना तो फाइट बैक करो मुझसे। इचिगो, अगर तुम्हें मुझे हराना है ना तो तुम्हें और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तुम्हें और ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है। इतनी ताकत के साथ तुम मुझे हरा नहीं सकते। अब जो अपना इचिगो है ना वो धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है और वो बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं हार गया हूँ? नहीं, मैं अभी हारा नहीं हूँ, अभी मेरे पास भी मेरा ट्रम्प कार्ड बचा है, मेरी बंकाई। ये सब सुन के जो कैप्टन कुचिकी है ना वो बोलता है कि ठीक है तुम अपनी बंकाई लॉन्च कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम अभी तक बंकाई सीखे होंगे। इचिगो उसे रिप्लाई में बोलता है तुम्हें सुन के शौक लगेगा, मैंने मेरी बंकाई अचीव कर ली है। तो ये सब सुन के वाकई में जो अपना कैप्टन कुचिकी है ना वो शौक में चले जाता है कि इस बंदे ने इतने जल्दी बंकाई सीख ली। अब इचिगो की बॉडी से एक हाई अमाउंट ऑफ स्पिरिचुअल प्रेशर निकलने लग जाता है जिसकी वजह से जो पूरी सोल सोसाइटी है ना वो हिलने लग जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जो अपना कैप्टन कुचिकी था ना वो अभी भी शौक में था कि इस बंदे की पावर लेवल कितनी हाई है। और दूसरी चीज, इसने सिर्फ 3 दिनों के अंदर ही बंकाई सीख ली। अनबिलीवेबल, ये तो कोई कैप्टन लेवल फिगर भी नहीं कर पाया अभी तक। अब जब अपना इचिगो अपनी बंकाई रिलीज कर रहा होता है ना तो उसे वो सारे मोमेंट्स याद आते हैं जब कैप्टन कुचिकी ने उसे बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड किया था और रुकिया को उसके सामने वो लेके गए थे सोल सोसाइटी। धीरे धीरे करके जो अपना इचिगो का स्पिरिचुअल प्रेशर है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। उधर की जो ज़मीन है ना वो हिलने लग जाती है और एक बहुत बड़ा टॉर्नेडो आता है जिसको देखकर बाकी सारे लोग यानी कि इचिगो के जो फ्रेंड्स हैं और बाकी सारे शिनिगामीज हैं ना वो सारे एकदम शॉक में चले जाते हैं। अब धीरे धीरे करके वो जो पूरा स्मोक है ना वो हटने लग जाता है उस एरिया से और हमें धीरे से इचिगो दिखाया जाता है जो कि एक बेड स्टाइल में खड़ा होता है। भाई की जो पूरी अपीयरेंस है ना वो बदल गई थी और भाई का जो ज़ेम्पाटो का मतलब फॉर्म है ना वो भी बदल गया था। जैसे स्टार्टिंग में उसकी बड़े साइज की ब्लेड थी ना अब वो पतली हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा नैरो हो गई थी। इसको देख के जो कैप्टन कुचिकी है ना वो बोलते कि तुम क्या मजाक कर रहे हो, तुमने बोला था तुम तुम्हारी बंकाई एक्टिवेट करने वाले हो, लेकिन किसी भी कैप्टन की जो बंकाई है ना वो एक्टिवेट होने के बाद और ज़्यादा बड़ी हो जाती है ना कि छोटी होती है। इतने ही बोलने के साथ जो कैप्टन कुचिकी है ना वो इचिगो के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन इचिगो अपनी स्पीड का यूज़ करता है और कैप्टन कुचिकी के एकदम पास आ जाता है, अपनी जो ज़ेम्पाटो है ना उसके गले पे रखता है। भाई लोग, इचिगो तो अनबिलीवेबल पावर लेवल पे पहुंच गया भाई, ये तो कैप्टन कुचिकी को टक्कर देने लग गया। इचिगो की स्पीड और उसकी पावर देख के जो कैप्टन कुचिकी है ना वो पूरी तरीके से शॉक में था भाई। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें रांगेक्रू और कैप्टन तोशिरो को दिखाया जाता है। ये दोनों लोग जो थे ना वो एक एरिया की तरफ जा रहे थे जिसका नाम था एरिया 46। ये जो एरिया है ना इसे तुम ऐसा समझ सकते हो कि हायर अप्स है ना उनकी बैठने उठने की जगह है। यहाँ से जो सोल सोसाइटी है ना उन्हें बहुत सारी कमांडें मिलती है और यहीं से उनके रूल्स बनते हैं। यहाँ पर जो अपना तोशिरो है ना वो जांच पड़ताल करने के लिए आया था और हायर अप से बात करने के लिए आया था। सो वो यहाँ पर आता है और वो देखता है कि यहाँ पर तो कोई भी गार्ड तैनात नहीं है इस यहाँ की प्रोटेक्शन के लिए। तो ये बात को देख के जो अपना तोशिरो है ना वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसे और बड़ा शौक तब लगता है जब वो ये देखता है कि जो ऑफिस है ना हायर अप्स का वहाँ पर एक ताला लगा होता है और वो भी अंदर से लगा होता है। तो ये सारी चीज़ें देख के जो अपना तोशिरो है ना वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और वापस से हमें इचिगो और कैप्टन कुचिकी की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पर जो इचिगो था ना उसने कैप्टन कुचिकी को जान से नहीं मारा था, वो बल्कि पीछे हट गया था, जिसको देख के कैप्टन कुचिकी काफ़ी ज़्यादा शौक था। वो उसे बोलता कि तुम्हारे पास चांस थी मुझे मारने की, लेकिन तुमने तुम्हारी चांस गंवा दी है। अगली बार मैं तुम्हें ये चांस नहीं दूंगा कि तुम मुझे मार सको। अब मैं मेरी फुल स्ट्रेंथ के साथ तुमसे फाइट करने वाला हूँ।
अब जो अपना कैप्टन कुचिकी है ना वो पूरी तरीके से अपनी पावर एक्टिवेट कर लेता है और इचिगो के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन जो इचिगो रहता है ना वो अपनी फुल स्पीड का यूज करता है और कैप्टन कुचिकी के चारों तरफ घूमने लग जाता है। कैप्टन कुचिकी बेयरली देख पा रहा था अपनी इचिगो को और उसकी तरफ अटैक कर पा रहा था, लेकिन कैप्टन कुचिकी भी अब कुछ कम नहीं था। वो अपनी पावर का यूज करता है और इचिगो की जो फाइटिंग पैटर्न है ना उसको एनालाइज करके उसे केज में बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ इचिगो भी अपनी फुल पावर का यूज करता है और उस केज को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब अपने इस अटैक को डिस्ट्रॉय होता हुआ देख कैप्टन कुचिकी ना काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि इस टाइम उसने बहुत ज्यादा फ्लावर पेटल्स का यूज किया था और इचिगो की स्पीड उन मिलियंस फ्लावर पेटल से भी ज्यादा है। यानी कि ये सब चीजें सोच के जो अपना कैप्टन कुचिकी है ना वो और ज्यादा शॉक में चले जाता है और समझ में आ जाता है कि इचिगो को हराना मेरे लिए आसान नहीं होगा। अब अपना कैप्टन कुचिकी सोच ही रहा होता है कि मुझे इचिगो को हराना कैसे होगा, तभी जो इचिगो रहता है ना वो अपनी सुपर स्पीड का यूज करता है और वो 1 सेकंड के अंदर ही कैप्टन कुचिकी की आंखों के सामने से गायब हो जाता है, जिसको देख के जो कैप्टन कुचिकी है ना वो और ज्यादा शॉक हो जाता है। इचिगो सडनली उसके पीछे आ जाता है और उसको एक स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जो अपना कैप्टन कुचिकी रहता है ना वो बहुत बैडली इंजर्ड हो जाता है। यह अटैक खाने के बाद जो कैप्टन कुचिकी है ना उसको समझ में आ जाता है इचिगो की बंकाई की स्ट्रेंथ। इचिगो की जो बंकाई है ना उसकी वजह से इचिगो की जो स्पीड और स्ट्रेंथ है ना वो काफी ज्यादा बढ़ गई है और यही सीक्रेट है इचिगो की बंकाई की सीक्रेट पावर का। अब ये सब देख के ना कैप्टन कुचिको भी आने लग जाता है बहुत ज़्यादा गुस्सा, और भाई अब वो अपना फुल स्पिरिचुअल प्रेशर जितना उसकी बॉडी के अंदर था ना वो सारा रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से सोल सोसाइटी एक और बार हिलने लग जाती है। कैप्टन कुचिकी ने स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज तो कर दिया है, लेकिन देखते हैं कुत्ता किसका बनता है, लेकिन वो देखने को मिलेगा अपने को अगले एपिसोड में। सो भाई लोग, एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें इचिगो के फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं जो कि काफी ज्यादा स्पीड में एग्जीक्यूशन एरिया है ना उसकी ओर बढ़ रहे थे। तभी जो कांजो रहता है ना वो बोलता है एग्जीक्यूशन एरिया के पास मुझे हाई अमाउंट ऑफ स्पिरिचुअल प्रेशर फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि 2 मॉन्स्टर एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं। इतना खतरनाक स्पिरिचुअल प्रेशर मैंने कभी फेस नहीं करा है, हमें जल्दी से ऊपर पहुंचना पड़ेगा और इचिगो की हेल्प करनी होगी। इसके बाद ये सारे लोग और स्पीड में वो हिल टॉप की तरफ जाने लग जाते और फाइनली वो ऊपर पहुंच जाते। ऊपर जाने के बाद वो देखते कि बहुत सारे शिनिगामी जमीन के ऊपर पड़े हुए और एक पेड़ के ऊपर अपनी याचिरू बैठी होती है। याचिरू अपने फ्रेंड्स को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। याचिरू बोलती है दोस्त लोग तुम यहाँ पर पहुँच गए, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि तुम लोग सेफली यहाँ पर पहुँच चुके हो। तुम्हें ये चीज़ सुन के काफ़ी अच्छा लगेगा, हमने जो रुकिया का एग्जीक्यूशन है ना उसे रुकवा दिया और जो रेंजी है ना वो उसे यहाँ से सेफली लेके जा चुका है। ये चीज़ सुन के ना जो इचिगो के दोस्त लोग हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा रिलीफ महसूस होता है। अब वो लोग पूछते कि इचिगो किधर है, इचिगो दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो अपनी याचिरू रहती है ना वो उनको बताती है कि जो इचिगो है ना उसकी फाइट अपने कैप्टन कुचिकी के साथ चल रही है। दूसरी तरफ जो अपना इचिगो था ना उसने कैप्टन कुचिकी को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड कर लिया था, जिसकी वजह से जो कैप्टन कुचिकी है ना उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। अब जो अपने कैप्टन कुचिकी है ना इचिगो से थोड़ा डिस्टेंस बनाते हैं और उसे बोलते हैं अभी तक के तो मैं तुम्हारे साथ काफ़ी ज़्यादा नरमी से पेश आ रहा था, लेकिन अब नहीं, अब मुझे तुम्हें वही भाषा सिखानी पड़ेगी जिस भाषा में तुम बात करना चाहते हो। यानी कि अब मैं तुम्हारे ऊपर कोई नरम हाथ नहीं रखने वाला हूँ इचिगो। तो अगर तुम्हारे हाथ पैर कट गया या फिर अगर तुम पूरी तरीके से मर जाओ तो मुझे दोष मत देना। इतना बोलने के साथ ही जो अपने कैप्टन कुचिकी है ना वो अपना पूरा स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज कर देते, जिसकी वजह से जो पूरी सोल सोसाइटी है ना वो हिलने लग जाती है। उस जगह की जो अपीयरेंस है ना वो पूरी तरीके से बदल जाती है। कैप्टन कुचिकी के स्पिरिचुअल प्रेशर के कारण उनके चारों तरफ बहुत सारी मिलियंस ऑफ स्वॉर्ड्स जमा हो जाती है, जिसका यूज करके कैप्टन कुचिकी इचिगो को कभी भी निपटा सकते हैं। ये जो हाई अमाउंट ऑफ स्पिरिचुअल प्रेशर है ना ये इचिगो के दोस्तों को भी फील होता है, और वो लोग तो ये स्पिरिचुअल प्रेशर का सामना भी नहीं कर पा रहे थे। वो लोग अपने मन के अंदर सोचते कि हमारा पीछे हटना ही सही होगा, अगर हम जरा सा भी आगे बढ़े तो ये स्पिरिचुअल प्रेशर हमारी जान ले लेगा। लेकिन जो ओरेहिमे थी ना उसके अलग इंटेंशन थे, वो बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ती इचिगो की चिंता करते हुए अपना जो ओरियो है ना वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जो ओरेहिमे थी ना अभी उसके मन में इचिगो की चिंता के अलावा और कोई ख्याल नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ जो अपने कैप्टन कुचिकी थे ना उन्होंने अपनी इचिगो काटो योजना वापस से शुरू कर दी थी और वो इचिगो को बहुत बुरी तरीके से काट पीट रहे थे। अब जब कैप्टन कुचिकी अपनी फुल पोटेंशियल पे लड़ रहे हैं ना तो जो उनकी स्पीड है वो इचिगो से भी काफी ज्यादा है। वो इचिगो को टॉन्ट करते हुए बोलते स्टार्टिंग में तो तुमने तुम्हारी स्पीड का काफी ज्यादा शो ऑफ किया था, अब क्या हुआ, अब अपनी स्पीड मुझे नहीं दिखाओगे। इस बात का इचिगो के पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि अपना जो भाई है ना वो काफी बुरी तरीके से पिटवा रहा होता है कैप्टन कुचिकी से। अब जो अपना कैप्टन कुचिकी है ना अपने हाथ में एक स्वॉर्ड को समन करता है और इचिगो के पास जाके वो जो स्वॉर्ड है ना इचिगो के पैर के अंदर घुसा देता है, जिसकी वजह से जो अपना इचिगो है ना उसे बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचता है। अब कैप्टन कुचिकी अपनी जो फिंगर है ना उसे इचिगो के चेस्ट के ऊपर रखता है और अपने हादो आर्ट का यूज करता है, जिसकी वजह से जो इचिगो है ना उसे और ज्यादा भारी डैमेज पहुंचता है और भाई की तो ऐसी हो चुकी है। इचिगो का तो गेम 25 हो गया भाई। अब कैप्टन कुचिकी इचिगो को बोलते कि यही है तुम्हारी फुल पोटेंशियल, ऐसे बचाओगे तुम रुकिया को। अगर तुम्हारे पास पूरी ताकत नहीं है ना तो अपने से ताकतवर से कभी लड़ने का सोचना मत।
इचिगो, करीब से देखो, ये है तुम्हारी मौत और तुम काफ़ी ज़्यादा लकी हो क्योंकि ये मौत मैं तुम्हें देने वाला हूँ। लेकिन तभी सडनली होता ये कि जो इचिगो की बॉडी है ना वो एक जगह फ्रीज हो जाती, मतलब वो एक पोस्टर पर पूरा जम जाता है। इचिगो अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इचिगो अपने मन के अंदर सोचता है कि हो क्या रहा है मेरे साथ, मेरे को हिलना है लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। कैप्टन कुचिकी उसे बोलता है ये तुम्हारे डर की वजह से, तुम डर चुके हो मुझसे, तुम ये सोच के डर गए हो कि तुम्हारी मौत बहुत ज़्यादा करीब है। लेकिन तुम चिंता मत करो इचिगो, मैं तुम्हें ज़्यादा नहीं तड़ पाऊंगा, तुम्हें मैं बहुत ज़्यादा खुशनुमा मौत दूंगा। इतना बोलने के साथ जो अपने कैप्टन कुचिकी रहते हैं ना वो इचिगो के ऊपर अटैक कर देते हैं। उनकी जो स्वॉर्ड है ना वो इचिगो को हिट करने वाली ही होती है, लेकिन तभी जो अपना इचिगो रहता है ना वो अपने एक हाथ से उसकी स्वॉर्ड पकड़ लेता है और इचिगो के जो हाव भाव थे ना वो पूरी तरीके से बदल गए थे। इचिगो की जो बॉडी थी ना अब उसके ऊपर उसका खुद का कंट्रोल नहीं था, अब उसकी बॉडी एक इविल एंटिटी कंट्रोल कर रही थी। अब धीरे धीरे करके इचिगो के फेस पे वही हॉलो मास्क आने लग जाता है। अब आएगा भाई लोग एक्सप्लेनेशन में मजा, तुम लोग ध्यान से सुनना अब आगे जो एक्सप्लेनेशन होने वाली है। ये सब देख के जो कैप्टन कुचिकी रहते हैं ना उन्हें काफी बड़ा शौक लग जाता है कि ये बंदे को हो क्या रहा है, इसके ऊपर एक हॉलो मास्क आ चुका है, इसने मेरी स्वॉर्ड हाथ से रोक दी, क्या ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल है कि मुझे मेरी फुल पोटेंशियल पे टक्कर दे सकता है। फिर कैप्टन कुचिकी इचिगो की तरफ देखते और इचिगो को बोलते इचिगो तुम्हें हुआ क्या है, होश में आओ। लेकिन इचिगो की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता है, सिर्फ एक कोल्ड अंदाज वाली हंसी आती है। तुम पूछ रहे थे ना कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम नोबडी है। इतना बोलने के साथ ही जो वो इविल एंटिटी रहती है ना भाई वो कैप्टन कुचिकी का भाई बहुत गंदा कुत्ता बनाती है। भाई इतनी बुरी तरीके से कैप्टन कुचिकी को भाई उसने कट मारे है ना भाई मैं बता नहीं सकता, तुम फ्रेम देख के देख लो यार। मतलब अपने कैप्टन की कोई इज्जत ही नहीं रखी भाई, उसको पूरी तरीके से छन्नी छन्नी कर दिया। इविल इचिगो बोलते जा रहा था और कैप्टन कुचिकी को काटते जा रहा था। वो बोलता है इचिगो तुम्हें तो अपनी ट्रू पोटेंशियल पता ही नहीं कि तुम कहाँ तक स्ट्रांग बन सकते हो, आज मैं तुम्हें तुम्हारी ट्रू पोटेंशियल दिखाता हूँ, आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि जांगेत्सु का असली इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अब अपना इचिगो एक टेक्निक का यूज करता है जिसका नाम होता है डेक्सुगन टेंसो। इस टेक्निक की वजह से जो एग्जीक्यूशन एरिया का प्लेटफॉर्म है ना वहां तक पे क्रैक आने लग गए थे। अपना जो कैप्टन कुचिकी है ना वो पूरी तरीके से खूना खून हो चुका था। भाई को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इचिगो इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया एक सेकंड के अंदर। पर दूसरी तरफ जो इविल इचिगो था ना वो अपने कैप्टन कुचिकी को निपटाने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी अपने को अपने रियल इचिगो की आवाज आती है। वो बोलता है कि तुम मेरी बॉडी पे ऐसे कंट्रोल नहीं ले सकते, मैं कैप्टन कुचिकी को अपने दम पे हराऊंगा, तुम मेरी बॉडी मुझे वापस करो। फिर जो अपना इचिगो रहता है ना यानी कि ओरिजिनल वाला वो ट्राई करता है उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल लेने की और वो जो हॉलो मास्क है ना उसकी बॉडी से उखाड़ के फेंक देता है। ये सब देख के जो अपना कैप्टन कुचिकी था ना वो काफी ज्यादा कंफ्यूज था, लेकिन वो इचिगो को बोलता है कि तुम ठीक हो ना। इचिगो बोलता है अभी के लिए तो मैं ठीक हूँ लेकिन हमें हमारी फाइट कंटिन्यू करनी चाहिए। कैप्टन कुचिकी भी इस बात से मान जाता है, लेकिन वो बोलता है कि हम दोनों ही काफी ज्यादा थके तो सिर्फ एक मूव रहेगा हम दोनों के पास और इस एक मूव से डिसाइड करते कौन जीता कौन हारा। लेकिन इससे पहले मेरे मन में तुम्हारे लिए एक सवाल है कैप्टन कुचिकी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम तुम्हारी बहन को क्यों नहीं बचाना चाहते, वो तो तुम्हारी सगी बहन है ना। कैप्टन कुचिकी उसे बोलता है कि ये सब चीज़ों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे, बस तुम मुझे फाइट में हरा दो और मैं तुम्हें सारी चीज़ें बता दूंगा। फिर इन दोनों के बीच में अपना जो लास्ट मूव वाला बैटल है ना वो स्टार्ट हो जाता है। अब जो अपना कैप्टन कुचिकी है ना अपना पूरा स्पिरिचुअल प्रेशर जमा करने लग जाता है और उसके पीछे एक व्हाइट कलर की विंग्स वाली अपीयरेंस आने लग जाती है। ये सब देख के जो अपना इचिगो रहता है ना वो भी फाइट के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो भी अपना जो पूरा स्पिरिचुअल प्रेशर है ना उसे जमा कर लेता है और इचिगो का जो स्पिरिचुअल प्रेशर है ना वो पूरे डार्क कलर का था। अब ये दोनों ही बंदे अपने स्पिरिचुअल प्रेशर की वजह से पूरे चार्ज अप हो गए थे और भाई एक दूसरे के ऊपर अपना फाइनल अटैक कर देते। ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि भाई वो जो पूरी प्लेस है ना भाई वो पूरी तरीके से हिलने लग गई थी, जमीन के ऊपर क्रैक्स आ गए थे भाई, मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक था। अब एंड में वहाँ पर एक बहुत तगड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन ब्लास्ट के बाद जब वहाँ से धुआं हटने लगता है ना तो हमें एक तरफ इचिगो दिखाया जाता है, एक तरफ कैप्टन कुचिकी दिखाया जाता है। इचिगो की बॉडी से थोड़ा बहुत अपना विमल निकलता है यानी कि खून, लेकिन इचिगो गिरा नहीं होता है। दूसरी तरफ जो अपने कैप्टन कुचिकी रहते हैं ना उन्हें समझ आ गया था कि वो ये फाइट बहुत बुरी तरीके से हार चुके हैं। कैप्टन कुचिकी बोलते हैं कि मैं ये फाइट हार चुका हूँ, इचिगो तुम जीत चुके, अब मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना। मैं रुकिया को बचाना तो चाहता हूँ लेकिन मैं रूल्स से बंधा हुआ हूँ। हमारा जो क्लैन यानी कि कुचिकी क्लैन है वो 4 नोबल फैमिलीज में से एक है। सोल सोसाइटी के जो रूल्स है ना वो हम चारों नोबल फैमिलीज के द्वारा बनाए गए हैं और अगर हम ही उन रूल्स को फॉलो ना करें तो हम कैसे एक कॉमन पर्सन से उम्मीद रख सकते कि वो उन रूलों का पालन करेगा। और मैं एक कैप्टन हूँ, उसके साथ ही साथ मैं एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ कुचिकी क्लैन का, तो मेरा रूल फॉलो करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप तुम समझ गए होंगे मेरी कंडीशन। लेकिन जो इचिगो रहता है ना वो डिससेटिस्फाइड रहता है इस आंसर की वजह से।
इचिगो बोलता है कि तुम्हारा जो आंसर है ना वो मुझे अनसेटिस्फाई करा। अगर तुम्हारे जैसी कंडीशन में मैं होता ना तो मैं मेरी फैमिली का साथ कभी नहीं छोड़ता। मैं मेरी फैमिली के लिए पूरे सिस्टम से भिड़ने का दम रखता हूँ। मेरे लिए मेरी फैमिली इंपॉर्टेंट है, ना कि रूल्स एंड रेगुलेशन। ये सब वर्ड्स है ना जो अपने कैप्टन कुचिको को बहुत बुरी तरीके से हिट होते हैं। भाई काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, लेकिन वो अपने फेस के ऊपर कोई एक्सप्रेशन नहीं आने देता है। कैप्टन कुचिकी वही नॉर्मल अंदाज में बोलता है, ठीक है अब मैं रुकिया का पीछा नहीं करूंगा, ना ही उसे पकड़ूंगा। रुकिया अब फ्री है मेरी तरफ से। ये सब सुन के जो अपना इचिगो रहता है ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर अपने इचिगो के अंदर आ जाती है विराट कोहली की आत्मा, जिसकी वजह से वो करता है एक बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव सेलिब्रेशन। क्या फालतू बातें कर रहा हूँ यार मैं, लेकिन भाई उसका सेलिब्रेशन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था। तभी वहाँ पर इचिगो के फ्रेंड्स भी आ जाते और भाई वो लोग उनसे गले वले मिलते और इचिगो का बोलते कि भाई तू ठीक है ना। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें सेंट्रल 46 दिखाया जाता है, जहाँ पर जो अपना तोशिरो था ना उसने हेड ऑफिस का जो गेट है उसे तोड़ दिया था और अब ये लोग इसके अंदर जाने वाले थे। सो भाई लोग एपिसोड की स्टार्टिंग में होता ये कि जो अपना कैप्टन तोशिरो और रिंगक्कू थी ना उन्होंने सेंट्रल 46 का जो गेट है उसे तोड़ दिया था और वो लोग इसके अंदर घुस गए थे। अंदर जाने के बाद वो ये देखते कि वहाँ पर बहुत सारे लोगों की डेड बॉडीज पड़ी होती है। जो अपना कैप्टन तोशिरो रहता है ना वो उन डेड बॉडीज के पास जाता है और उनके ब्लड को टच करके देखता है। ब्लड काफ़ी ज़्यादा ड्राई लग रहा था उसको, तो तोशिरो को ये समझ में आ जाता है कि इन लोगों को मरे हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो तोशिरो को याद आता है कि मार्शल लॉ लगने से पहले ही सेंट्रल 46 को पूरी तरीके से सील कर दिया गया था। इसका मतलब ये है कि मार्शल लॉ के पहले इन लोगों को मारा गया है। इन सब चीज़ों के पीछे कोई ना कोई तो मास्टरमाइंड है, जो ऑर्डर्स पास करा रहा था, जो जजमेंट पास करा रहा था, जिसने रुकिया का एग्जीक्यूशन लॉ पास कराया। कोई ना कोई तो इस चीज़ के पीछे मास्टरमाइंड है और वो फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ आया है। प्रेजेंट टाइम में मुझे कैप्टन गीन के ऊपर शक है, लेकिन माना कि वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन इतनी सॉलिड प्लानिंग करना उसके बस की बात नहीं है। तभी हमें सेंट्रल 46 के गेट के ऊपर अपना कीरा खड़ा हुआ दिखता है, जिसको तोशिरो भी देख लेता है। कीरा भी अपने कैप्टन तोशिरो और रिंगक्कू को देख लेता है, तो वहाँ से सडनली भागना चालू कर देता है और कीरा को भागते हुए देख जो कैप्टन तोशिरो रहता है ना वो भी उसके पीछे चेस करने के लिए भागने लग जाता है। कीरा जो था ना वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ भाग रहा था, लेकिन जो कैप्टन तोशिरो था ना वो भी कुछ कम नहीं था, वो भी उसके पीछे उसकी इक्वल स्पीड में भाग रहा होता है। कीरा को समझ में आ जाता है कि वो यहाँ से बच के नहीं निकल सकता, तो वो ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है अपने कैप्टन तोशिरो को। वो उसको बोलता है, कैप्टन तोशिरो आपको ये चीज़ जानकर काफ़ी बड़ा शौक लगेगा, लेकिन ये चीज़ जानना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मोमो अभी स्क्वाड कैंप में नहीं है और वो वहाँ से फरार हो चुकी है। तो ये चीज़ सुन के जो अपना तोशिरो रहता है ना वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। कीरा बोलते हुए कंटिन्यू करता है कि मुझे पता है मोमो किधर गई है। पूरे समय मोमो सिर्फ आपको फॉलो कर रही थी कैप्टन तोशिरो, और आपकी जो लास्ट लोकेशन थी वो थी सेंट्रल 46। तो मुझे लगता है कि मोमो भी वहीं पे गई होंगी कैप्टन तोशिरो। और अगर प्रेजेंट टाइम में बताओ तो सेंट्रल 46 से ज़्यादा डेंजरस जगह अभी कोई नहीं है। जो बंदा उन सारे एल्डर्स को मार सकता है उसके लिए मोमो को मारना कोई बड़ी बात नहीं, तो आपको पहले उसे बचाना चाहिए। ये सारी चीज़ें सुन के जो अपना कैप्टन तोशिरो रहता है ना वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो अपनी लेफ्टिनेंट रिंगक्कू को ऑर्डर देता है कि तुम जाके कीरा को पकड़ो, मुझे मोमो को बचाने जाना होगा। इसके बाद जो अपना तोशिरो रहता है ना वो यहाँ से निकल जाता है और जो अपनी लेफ्टिनेंट रिंगक्कू है ना वो पीछे पड़ जाती है अपने कीरा के, लेकिन थोड़े दूर जाके जो अपना कीरा रहता है ना वो रुक जाता है। ये पूरी तरीके से अपने कीरा का प्लान था कि उसको रिंगक्कू को अकेले में पकड़ना था और कैप्टन तोशिरो से फाइट अवॉइड करनी थी। अब जो अपना कीरा है ना वो रांगेक्यू को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। वो अपनी ज़ैम्पाटो निकालता है और रांगेक्यू को बोलता है आओ और मुझसे लड़ो। ये सब देख के जो अपनी रांगेक्यू रहती है ना वो भी फाइट के लिए रेडी हो जाती है। तभी जो अपना कीरा रहता है ना वो बोलता है कि मेरी जो ज़ैम्पाटो है ना वो एक स्पेशल टाइप की ज़ैम्पाटो है। मेरी ज़ैम्पाटो की जो स्पेशलिटी है ना वो ये है, अगर मैं मेरी ज़ैम्पाटो से किसी भी चीज़ को टच करता हूँ या उसके ऊपर कट मारता हूँ तो उस चीज़ का वेट 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। इतना बोलने के साथ ही जो अपना कीरा रहता है ना वो रांगेक्यू के ऊपर एक सडन अटैक कर देता है और टारगेट बनाता है उसकी ज़ैम्पाटो को। उसकी ज़ैम्पाटो के ऊपर वो अपनी ज़ैम्पाटो टच करवा देता है, जिसकी वजह से जो रांगेक्यू की ज़ैम्पाटो है ना उसका वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसकी वजह से जो रांगेक्यू की स्वॉर्ड है ना उसका वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। रांगेक्यू बेयरली अपनी ज़ैम्पाटो को होल्ड कर पा रही थी और उठा पा रही थी। इसकी वजह से जो अपनी रांगेक्यू रहती है ना वो अपनी ज़ैम्पाटो का फर्स्ट फॉर्म एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से जो उसकी ज़ैम्पाटो रहती है ना वो हवा में धूल के फॉर्म में फैल जाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें सेंट्रल 46 के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो अपनी मोमो थी ना वो अंदर आ चुकी थी। अंदर आने के बाद वो ये देखती कि यहाँ पर बहुत सारे एल्डर्स की डेड बॉडी पड़ी, जिसको देख के जो मोमो है ना वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और शॉक में आ जाती है। वो अपने मन के अंदर सोच ही रही होती कि इन सारे एल्डर्स को किसने मारा होगा। तभी उसके पीछे से कैप्टन गीन आ जाता है।
कैप्टन गीन उसको बोलता है कि मोमो ज़्यादा डरो मत, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। और फिर वो मोमो को लेके थोड़ा आगे बढ़ता है और सेंट्रल 46 के और अंदर घुसने लग जाता है। अब जो अपना कैप्टन गीन इचिमारू है ना, वो अपनी मोमो को लेके एक कमरे के अंदर चले जाता है जहाँ पर अपना कैप्टन आइजन खड़ा होता है, जिसको देख के जो मोमो है ना वो काफ़ी ज़्यादा शॉक और इमोशनल हो जाती है। वो सीधे जाती है और कैप्टन आइजन को हक कर लेती है। कैप्टन आइजन मोमो को बोलते हैं, मेरी वजह से तुम्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है मोमो, और उन सारी चीज़ों के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। हाँ मैं जानता हूँ मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करी है, मैंने जो मरने का नाटक किया उसकी वजह से तुम काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गई थी, लेकिन जो भी चीज़ मैंने करी है ना वो सोल सोसाइटी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना मोमो। ये सारी चीज़ें सुन के जो अपनी मोमो रहती है ना वो और ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो और टाइटली अपने कैप्टन आइजन को हक कर लेती है। मोमो बोलती है, मुझे और कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं, मैं आपके ऊपर पूरा भरोसा करती हूँ आइजन। ये सब सुन के जो आइजन रहता है ना वो एक स्माइल पास करता है और स्माइल देने के बाद जो आइजन रहता है वो अपनी ज़ैम्पाटो को मोमो के आर पार कर देता है। इसके बाद जो अपना आइजन रहता है ना वो मोमो को वहीं पर फेंक देता है और वहाँ से कैप्टन गीन के साथ निकलने लग जाता है। बाहर निकलने के बाद वो ये देखता है कि वहाँ पर कैप्टन तोशिरो भी पहुँच चुका है। कैप्टन तोशिरो जैसे ही अपने आइजन को देखता है ना वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है कि ये बंदा जिंदा कैसे है। लेकिन जैसे ही अपने तोशिरो का ध्यान अपने आइजन से हटता है और वो पीछे देखता है तो उसे मोमो दिखती है जख्मी हालत में, जिसको देख के जो अपना तोशिरो रहता है ना उसका तो गुस्सा एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और ये सारी चीज़ें देख के जो अपना तोशिरो रहता है ना उसे सारी चीज़ें समझ में आ जाती है कि जो मास्टरमाइंड है ना वो अकेला आइजन है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारी चीज़ें आइजन के प्लान के अनुसार चली थी और आइजन ने मोमो को फंसाया था और ये सब काम करने पे मजबूर किया था। मोमो की हालत का जिम्मेदार पूरी तरीके से आइजन है। ये सारी चीज़ें सोच के जो अपना कैप्टन तोशिरो है ना वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बिना कुछ सोचे जो अपनी बंकाई रहती है ना उसे अनलिश कर देता है। तभी सेंट्रल 46 के अंदर अपनी उनुहाना अपने लेफ्टिनेंट के साथ एंट्री ले लेती है और उनुहाना जैसी आइजन को देखती है ना, आइजन को देख के वो भी शॉक हो जाती है कि ये बंदा जिंदा कैसे है, इसे तो मरे हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया था। दूसरी तरफ जो अपना तोशिरो रहता है ना वो बिना कुछ टाइम वेस्ट करे अपनी ज़ैम्पाटो का जो फर्स्ट अटैक है वो कैप्टन आइजन के ऊपर कर देता है और अपनी स्वॉर्ड कैप्टन आइजन की छाती के आर पार कर देता है, जिसकी वजह से जो कैप्टन आइजन है ना वो पूरी तरीके से बर्फ में जम जाते। सबको लगता है कि आइजन निपट चुका है, लेकिन ये सब सिर्फ एक आइजन का इल्यूजन था। ये सब देख के जो सारे लोग हैं ना वो शॉक हो जाते कि आइजन कितना ज्यादा पावरफुल है। फिर जो कैप्टन तोशिरो रहता है ना वो अपना सेकंड अटैक करने जा ही रहा होता है, लेकिन उससे पहले जो आइजन रहता है ना वो काट पीट डालता है अपने कैप्टन तोशिरो को। ये सारी चीजें देख के जो कैप्टन उनुहाना है ना उन्हें भी समझ में आ जाता है कि ईवल कैप्टन तोशिरो नहीं कैप्टन आइजन है। सो अब जो अपनी कैप्टन उनुहाना रहती है ना वो आइजन से पूछती है कि तुमने तुम्हारे मरने का झूठा नाटक क्यों किया। ये चीज मुझे अच्छे से पता है कि जो बॉडी मैंने चेक करी थी उसके अंदर बिल्कुल जान नहीं थी, तो तुम जिंदा बचे तो बचे कैसे। आइजन उसे रिप्लाई में बोलता है, ये सब मैं कर पाया मेरे ज़ैम्पाटो की मदद से। मेरी ज़ैम्पाटो का नाम है क्योका स्विगेत्सु और इसकी एबिलिटी परफेक्ट हिप्नोसिस है। अगर किसी भी बंदे ने मेरी ज़ैम्पाटो का फर्स्ट फॉर्म यानी कि मेरी शिकाई देखी है तो मैं उसे बड़े आसानी के साथ हिप्नोटाइज कर सकता हूँ। ये मेरी ज़ैम्पाटो की स्पेशलिटी है। सो कैप्टन उनुहाना, अब तुम समझ गई होंगी कि मेरे लिए मरने का नाटक करना कितना ज़्यादा ईजी था। ये सारी चीज़ें सुन के जो अपनी कैप्टन उनुहाना है ना वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और उसे ये चीज़ समझ में आ जाती है कि पूरी सोल सोसाइटी ने आइजन की शिकाई देखी है। इसका मतलब ये है कि पूरी सोल सोसाइटी उसकी ज़ैम्पाटो की वजह से हिप्नोटाइज हो चुकी है। अब ये सब सोच ही रही होती है अपनी कैप्टन उनुहाना, उतने में जो अपना कैप्टन गीन इचिमारू है ना वो एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है जिसकी मदद से जो ये आइजन और अपना गीन इचिमारू है ना वो इस प्लेस से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। ये लोग जिस जगह पे टेलीपोर्ट हुए थे ना वो थी अपनी एग्जीक्यूशन प्लेस जहाँ पर रुकिया का एग्जीक्यूशन होने वाला था। दूसरी तरफ जो अपना कैप्टन तोशन रहता है ना वो भी अपने रेंजी और रुकिया को लेके वहां पर पहुंच चुका था। अब जो अपना कैप्टन आइजन है ना वो रेंजी की तरफ देखता है और उसे बोलता है, रेंजी मैं तुम्हें सिर्फ एक बार मौका दूंगा, रुकिया को मुझे सौंप दो, बदले में मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। सो भाई लोग, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एग्जीक्यूशन एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो अपना कैप्टन आइजन, कैप्टन तोशन और कैप्टन गीन आ गए थे। भाई लोग कैप्टन तोशन तो स्टार्टिंग में बड़ा सीधा आदमी बन रहा था ना, ये भी विलन पार्टी में जुड़ गया क्या जाके ये भी साला अलग ही आइटम है। तो इसके बाद होता ही है कि जो अपना आइजन रहता है ना वो अपने रेंजी के पास जाता है और रेंजी को बोलता है कि क्या तुम मुझे रुकिया सौंप सकते हो, मुझे रुकिया से कोई ज़रूरी काम है। तो ये बात सुन के जो अपना रेंजी रहता है ना वो काफ़ी ज़्यादा वरीड हो जाता है कि कैप्टन आइजन को रुकिया से क्या काम होगा। और दूसरी चीज़ अपना जो रेंजी था ना वो इस बात से शौक था, कैप्टन आइजन की तो डेथ हो गई थी तो ये बंदा जिंदा कैसे हुआ।
रेंजी ने जो अपनी ग्रिप है ना वो रुकिया के ऊपर और ज़्यादा टाइट कर ली थी, जिसका मतलब वो रुकिया को सौंपने नहीं वाला था। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें सेंट्रल 46 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो अपनी उनुहाना रहती है ना उसके साथ उसकी लेफ्टिनेंट हिसागे रहती है। तो जो हिसागे रहती है ना वो एक अपना स्पेल कास्ट करती है, जिसकी वजह से वो इन्फॉर्मेशन पहुँचा देती है कि जो आइजन की डेथ थी ना वो पूरी तरीके से फेक थी और आइजन वापस से जिंदा हो गया और उसने सोल सोसाइटी को बिट्रे कर दिया कैप्टन गीन के साथ। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ना वो पूरे सोल सोसाइटी के अंदर फैला देती है स्पेल की मदद से। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ना ये सारे के सारे शिनिगामी, कैप्टन और अपने इचिगो के दोस्त लोग हैं ना उनको पता चल जाती है, तो वो सब लोग हाई अलर्ट पे पहुंच जाते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर वापस से एग्जीक्यूशन एरिया पे आ जाता है, जहाँ पर जो अपना आइजन था ना वो रेंजी की टाइट ग्रिप को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। आइजन बोलता है अगर तुम मुझे रुकिया सीधे सीधे नहीं सौंप सकते ना तो मुझे मेरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। और इतना बोलने के साथ ही जो आइजन रहता है ना वो एक सडन अटैक कर देता है अपने रेंजी के ऊपर, जिसकी वजह से रेंजी का जो एक हाथ है ना वो काफ़ी ज़्यादा ब्लीड करने लग जाता है। लेकिन जो रेंजी रहता है ना वो अभी भी रुकिया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। तो आइजन बोलता है कि पहले तो मैंने तुम्हें छोड़ने का सोचा था कि तुम मेरे प्यारे लूटिनेंट हो, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा, अब मैं तुम्हें मौत ही दूंगा। दूसरी तरफ जो अपना रेंजी रहता है ना वो इन सारी बातों को इग्नोर कर देता है और एक सडन अटैक कर देता है कैप्टन आइजन के ऊपर अपनी बंकाई के साथ। लेकिन ये अटैक ना अपने कैप्टन आइजन के ऊपर कोई असर ही नहीं करता है। कैप्टन आइजन बड़े आराम से उस अटैक को अपने हाथ से रोक लेते और फिर वो उसकी बंकाई के पूरे चिथड़े उड़ा देते हैं। अब अपना आइजन सीधे अपना एक टेक्निक का यूज़ करता है, जिसकी वजह से जो रेंजी की बॉडी है ना उसके अंदर से ब्लड फुट के बाहर निकल जाता है। ऐसा लग रहा था कि रेंजी की बॉडी एक्सप्लोड होने वाली है। इतनी बुरी तरीके से डैमेज होने के बाद जो रेंजी रहता है ना वो अपने घुटने के ऊपर आ जाता है, लेकिन भाई ने अपनी जो ग्रिप है ना वो रुकिया से अभी भी नहीं छोड़ी थी। उसने उसको कस के पकड़ के रखा था कि मैं उसको जाने तो नहीं दूंगा। अब कैप्टन आइजन अपने रेंजी के पास आते और रेंजी को बोलते हैं तुम्हें तुम्हारे लेवल वालों के साथ फाइट करनी चाहिए रेंजी, ना कि मेरे साथ, और तुम्हें मुझे रुकिया को सीधे सीधे सौंप देना चाहिए, तुम उसे नहीं बचा सकते। रेंजी बोलता है आप तो मेरे कैप्टन थे ना, तो आप ये सब काम क्यों कर रहे हैं। आइजन उसे रिप्लाई में बोलता है कि मैं तुम्हारा कैप्टन था, अब हूँ नहीं। और रही बात उस टाइम की, तो उस टाइम बात दूसरी थी। तुम जानना चाहते हो ना कि मैंने तुम्हें, कीरा को और मोमो को अपने स्क्वाड के अंदर क्यों भर्ती करवाया। तुम तीनों उस समय के सबसे काबिल शिनिगामी से जो एकेडमी से ग्रेजुएट हुए थे। मुझे मेरे प्लान्स को अंजाम देना था, तो मुझे कुछ पपेट्स की ज़रूरत थी, तो मैंने तुम तीनों पपेट्स को अपने लिए चुना, जो कि पावरफुल भी थी और जो मेरा काम भी कर सके। लेकिन उनमें से तुम रेंजी, तुम ज़्यादा ही गुस्से वाले थे। लेकिन वो क्या है ना, गुस्सा मनुष्य को बर्बाद कर देता है और मैं मेरे प्लान को बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें टीम से बाहर निकाला। इतना बोलने के साथ जो आइजन होता है ना वो सडन अटैक कर देता है अपने रेंजी के ऊपर, लेकिन तभी सही टाइम पे वहाँ पर इचिगो आ जाता है और रेंजी को उस अटैक से बचा लेता है। वो अटैक रोकने के बाद जो अपना इचिगो रहता है ना वो पीछे मुड़ता है रेंजी की तरफ और रेंजी को बोलता है कि मैंने तुम्हें एक छोटा सा काम दिया था कि तुम रुकिया को लेके यहाँ से भाग जाओ, लेकिन तुम वो काम भी नहीं कर पाए। ये सब सुन के जो अपना रेंजी है ना उसका भी दिमाग खराब हो जाता है। वो बोलता है कि ये कैप्टन तोशन है ना, ये मुझे यहाँ पर पकड़ के लेकर आया और ये तीनों कैप्टन एक साथ हो गए, तो हमें इन तीनों कैप्टनों को रोकना पड़ेगा और रुकिया को बचाना पड़ेगा। अब ये दोनों भाइयों की ऐसी प्लानिंग चली रही होती है, तो उसमें से जो अपना रेंजी रहता है ना वो सबसे पहले एक सडन अटैक कर देता है अपने आइजन के ऊपर, लेकिन आइजन बड़े आराम से उस अटैक से बच जाता है। इचिगो भी पूरा चार्जअप्ड हो जाता है उसकी स्पिरिचुअल पावर की वजह से और वो भी अटैक कर देता है अपने आइजन के ऊपर, लेकिन आइजन बड़े आराम से इचिगो के अटैक को रोक लेता है। वो एक हाथ से उसकी ज़ेम्पाटो पकड़ लेता है और ऐसा लग रहा था कि आइजन तो बच्चे समान खेल रहा है इचिगो के साथ। फिर वो अपनी वही टेक्निक का यूज़ करता है जो उसने रेंजी के ऊपर करी थी और भाई इचिगो की बॉडी से ब्लड विस्फोट होने लग जाता है। इसके बाद अपना आइजन एक सडन अटैक कर देता है अपने रेंजी के ऊपर और रेंजी का जो शोल्डर है ना उससे ब्लड विस्फोट होने लग जाता है। अब इन दोनों भाइयों को सुलटाने के बाद जो अपना आइजन रहता है ना, अब वो अपनी ज़ेम्पाटो के साथ सीधे रुकिया की तरफ बढ़ने लग जाता है। आइजन रुकिया को उसके जो नेक होल्डर है ना उससे पकड़ लेता है और उससे उठाने लग जाता है। फिर आइजन पीछे मुड़ के अपने इचिगो की तरफ देखता है और इचिगो को बोलता है मैं तुमसे इम्प्रेस हुआ, तुमने जो तुम्हारा मिशन था ना उसे बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट किया। सो ये सारी चीज़ें सुन के जो अपना इचिगो है ना वो कंफ्यूज रहता है कि कौन से मिशन की बात कर रहा है। ये रुकिया को एग्जीक्यूशन रुकवाने वाले मिशन की बात कर रहा है, तो वो तो मैंने कर दिया कंप्लीट, लेकिन मैं रुकिया को अभी भी बचा नहीं पाया हूँ। आइजन अपना बोलते हुए कंटिन्यू करता है तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर रुकिया को बचाने आए हो। ये सब मेरा प्लान था और जो कुछ हुआ है वो सब मेरा ही प्लान था। मुझे स्टार्टिंग से आइडिया था कि तुम लोग रुकिया को बचाने आने वाले हो और तुम सब लोग एंट्री लोगे सिरिटी के गेट से, लेकिन वहाँ पर मैंने कैप्टन गीन को भेजा जिसने तुम लोगों को वहाँ से रोका। अब तुम्हारे लिए मेन गेट बंद हो चुका था, तो तुम्हें चाहिए था एक सीक्रेट रास्ता जिसकी मदद से तुम सिरिटी के अंदर घुस पाओ, इसीलिए तुम कोकाकू शिबा के पास गए। ये भी मेरा ही प्लान था। और जब तुमने सोल सोसाइटी के अंदर सीक्रेटली इन्विजन किया था, उसकी वजह सारे के सारे कैप्टन हाई अलर्ट पे पहुंच गए थे, वो भी मेरा प्लान था।
रूकिया के एग्जीक्यूशन की स्टार्टिंग से लेके जो कुछ अभी तक हुआ है वो सब मेरा ही प्लान था। ये सारी चीज़ें सुन के जो अपना इचिगो है ना भाई, वो तो पूरी तरीके से शॉक में चला गया था कि ये बंदा भाई कितनी फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ आया है। इचिगो अपने काइजन को बोलता है कि ये सारी चीज़ें रोक दो, ये सारी चीज़ें करने से कोई मतलब नहीं है, रूकिया ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। आइजन उसे रिप्लाई में बोलता है कि रूकिया ने मेरा कुछ बिगाड़ा तो नहीं है, लेकिन रूकिया के पास मेरी एक ज़रूरी चीज़ है। ये सुन के जो अपना इचिगो है ना वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज लग रहा था। आइजन बोलते हुए कंटिन्यू करता है कि तुम्हें क्या लगता है कि जो किसी के उरोहारा है वो क्या अच्छा आदमी है? बिल्कुल नहीं। तुम्हें क्या लगता है उसने तुम्हें इसीलिए यहाँ पर भेजा कि तुम तुम्हारी दोस्त को बचा सको? ये भी गलत है। उस बंदे का जो ट्रू इंटेंशन है ना वो रूकिया की बॉडी को हाइड करना था और उसकी बॉडी से कुछ चीज़ एक्सट्रैक्ट करना चाहता है। दूसरी तरफ ये सारी जो बातें हैं ना वो अपने इचिगो की पूरी तरीके से सर के ऊपर से जा रही थी, लेकिन आइजन फिर बोलते हुए कंटिन्यू करता है ये काम उरुहारा ने इसीलिए किया था क्योंकि उरुहारा और मैं हम दोनों एक साइंटिस्ट हैं। एक शिनिगामी एक लेवल तक ही पावरफुल बन सकता है, उससे ज़्यादा वो पावरफुल नहीं बन सकता, लेकिन मैं और उरुहारा इस चीज़ को तोड़ना चाहते थे। तो हम दोनों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट के दौरान हमें ये पता चला कि अगर एक हॉलो और एक शिनिगामी फ्यूज़ हो जाए तो जो शिनिगामी का पावर लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। ये चीज़ जानने के बाद मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन हर बार मैं अनसक्सेसफुल। लेकिन दूसरी तरफ जो उरुहारा था उसने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसकी वजह से वो सक्सेसफुल हो गया था। उरुहारा ने जो उसकी टेक्निक है ना उसे क्रिस्टल के फॉर्म में चेंज कर दिया, यानी कि एक पिल के फॉर्म में, जिसका नाम उसने रखा होक्युक्कू। थोड़े समय के बाद उरुहारा को समझ में आया कि उसने क्या चीज़ क्रिएट करी है। उसने फिर होक्युक्कू को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी, लेकिन वो अपनी क्रिएशन को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। सो आखिरी में उसने ये डिसीजन लिया कि अगर वो होक्युक्कू को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता तो उसे छुपा देगा। फिर उसने होक्युक्कू को एक शिनिगामी की बॉडी के अंदर सील कर दिया। और तुम जानते हो वो शिनिगामी कौन है? तुम्हारी प्यारी दोस्त रूकिया। सो इचिको, तुम्हें समझना होगा कि उरुहारा तुम्हारी हेल्प नहीं खुद की हेल्प कर रहा है। वो हमेशा से होक्युक्कू को छुपाना चाहता था। और रूकिया की जो सोल पावर्स गई है ना उसके पीछे भी उरुहारा का ही हाथ है, क्योंकि ह्यूमन की बॉडी से होक्युक्कू को एक्सट्रैक्ट करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। लेकिन उरुहारा को ये नहीं पता था कि उसका पाला एक जीनियस से पड़ा है, यानी कि मैं, और उसकी सारी ट्रिक्स मुझे पता है और अब सिर्फ मेरा प्लान चलेगा। अपना आइजन ये सब फालतू बातें कर ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके पीछे आ जाता है कैप्टन कोमामुरा। और ये कैप्टन जिस तरीके के गुस्से में लग रहा है ना, मेरे को लग रहा है ये आइजन की जान निकाल लेगा। सॉरी भाई लोग, मजाक कर रहा हूँ, आइजन को हराना इतना आसान नहीं है। सो भाई लोग, एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कैप्टन कोमामुरा दिखाया जाता है जो कि भाई भयंकर ज़्यादा गुस्से में था और वो सडनली अपने आइजन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जो आइजन रहता है ना वो बड़े आराम से उसके अटैक को अपने एक हाथ से रोक लेता है। अभी अपना जो कैप्टन कोमामुरा है ना वो आइजन को बोलता है, आइजन मैं तो आपकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था, आप तो हमेशा सोल सोसाइटी के हित में रहते थे, तो आपने सोल सोसाइटी को बिट्रे क्यों किया? लेकिन आइजन के पास इस बात का कोई जवाब नहीं रहता है। फिर जो अपना कैप्टन कोमामुरा है ना वो अपने कैप्टन तोशन से पूछता है कि तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, लेकिन तुमने क्यों सोल सोसाइटी को बिट्रे किया? तुम तो पीस लविंग भी थे। इस चीज़ का कोई जवाब नहीं होता है अपने कैप्टन तोशन के पास। कैप्टन तोशन वहीं पर साइलेंट खड़ा होता है। कैप्टन तोशन को साइलेंट देख जो अपना कैप्टन कोनामुरा है ना उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी बंकाई को एक्टिवेट करने वाले ही होता है, तभी जो आइजन रहता है ना वो उसके ऊपर एक मैजिक कास्ट करता है, जिसकी वजह से जो कैप्टन कोमामुरा है ना वो एक मैजिकल केज के अंदर कैद हो जाता है। और फिर जब आइजन अपने मैजिक को पूरी तरीके से कंप्लीट करता है, वो जो केज है वो डिमिनिश हो जाती है, जिसकी वजह से जो कोमामुरा है ना उसकी पूरी बॉडी कट पिट जाती है। दूर से अपना इचिगो ये दोनों कैप्टन की फाइट देख रहा था। इचिगो को लग रहा था कैप्टन कोमामुरा भी आइजन जितने पावरफुल होंगे, लेकिन आइजन के सामने वो एक बच्चे समान लग रहे थे। दोनों ही सोल रिपर कैप्टन लेवल फिगर है, लेकिन उन दोनों का जो पावर डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। यही सारी चीज़ें इचिगो अपने मन के अंदर सोच रहा होता है। उसी टाइम में जो अपना इचिगो है ना उसके और दोस्त लोग वहाँ पर आ जाते हैं। उन सबको देख के जो अपना कैप्टन गीन होता है ना वो अपना स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज कर देता है। और तुम लोग को तो पता ही होगा कि ये बंदा एक कैप्टन है, तो इसका स्पिरिचुअल प्रेशर कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। इसके स्पिरिचुअल प्रेशर के कारण जो इचिगो के फ्रेंड्स हैं ना वो ज़मीन के ऊपर मतलब दब जाते हैं, मतलब उनसे खड़े रहते नहीं बन रहा था इस बंदे के स्पिरिचुअल प्रेशर के अंडर। और वापस से आइजन के ऊपर आ जाता है कैमरा, तो आइजन भाई अपना वही पुरानी स्पीच वापस से दोहराने लग जाता है जो वो पिछले एपिसोड से घसीट रहा है। जब मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि रूकिया कुचिकी के जो कनेक्शन है वो सोल सोसाइटी के साथ टूट गए, तो मैंने तुम्हारे बारे में रिसर्च करना चालू किया। मुझे तुम्हारे बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली,
जैसे कि तुमने सोल सोसाइटी से ऑर्डर लेना बंद कर दिया, तुमने उनके साथ कनेक्शन तोड़ दिया है। सो ये सारी चीज़ें उस तरफ इंडिकेट करती थी कि तुमने तुम्हारी पावर को लॉस कर दिया है। और मेरा शक पूरी तरीके से सही था, क्योंकि तुमने तुम्हारा स्पिरिचुअल प्रेशर खो दिया था और तुम एक ह्यूमन की ज़िंदगी जी रही थी। और मुझ जैसे जीनस के लिए इतना सही क्लू काफ़ी है कि किसी के उरहारा ने तुम्हारे अंदर ही वो पिल को छुपाया होगा। ये सब चीज़ें पता चलने के बाद चालू किया मैंने मेरा मास्टर प्लान, जिसमें सबसे पहले मैंने सेंट्रल 46 को ख़त्म किया और खुद सेंट्रल 46 बन गया। इसके बाद मैंने सोल सोसाइटी में ऑर्डर पास करना चालू करे। और तुम्हें पता है कैप्टन कुचिकी और रेंजी अर्थ पे क्यों गए थे? वो ऑर्डर भी मैंने ही पास किया था। तुम्हारे जो एग्जीक्यूशन ऑर्डर है ना, वो भी मैंने ही पास किया था। और जानती हो तुम्हें सोक्युक्कू हिल पे क्यों एग्जीक्यूट किया जा रहा है? वो भी मेरे प्लान का हिस्सा था। सोक्युक्कू के अंदर थाउजेंड्स ऑफ ज़ेम्पाटो की पावर है, यानी कि अगर उसका एक हिट किसी भी शिनिगामी के ऊपर लगता है तो उसकी सोल तक डिस्ट्रॉय हो जाती है। और मैं यही चाहता था कि तुम्हारी सोल डिस्ट्रॉय हो जाए, जिसके कारण मुझे तुम्हारी बॉडी से वो क्रिस्टल हासिल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन रूकिया तुम लकी थी, तुम्हारे दोस्त लोग टाइम पे पहुंच गए और उसने तुम्हें बचा लिया। लेकिन तुम्हें क्या लगता है मुझ जैसा जीनियस आदमी के पास प्लान बी नहीं होगा? ज़रूर मेरे पास प्लान बी है। इतना बोलने के साथ ही जो अपना आइजन रहता है ना, वो अपनी जेब के अंदर हाथ डालता है और उसके अंदर से एक डिवाइस निकालता है और उस डिवाइस को ओपन कर देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से गैस निकलती है। और उस गैस के कारण जो आइजन का हाथ है ना, वो म्यूटेट हो जाता है। उसका हाथ एक अजीब से ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर में म्यूटेट हो जाता है। अब जो आइजन होता है ना, वो रूकिया को उसके नेक बैंड के साथ ऊपर उठाता है और उसके सीने के अंदर अपना वो जो म्यूटेट हैंड है ना, वो डाल देता है। और डायरेक्ट जो हैंड है ना, वो उसके सोल के अंदर घुस गया था, तो वहाँ से वो क्रिस्टल एकदम उखाड़ के बाहर निकाल लेता है। इसके बाद जो कैप्टन आइजन होता है ना, वो कैप्टन गीन को ऑर्डर दे देता है कि इसे ख़त्म कर दो, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ऑर्डर को मिलने के बाद जो अपना कैप्टन गीन होता है ना, वो अपनी ज़ेम्पाटो का एक सडन अटैक कर देता है अपनी रूकिया के ऊपर। लेकिन सही टाइम पे वहाँ पर कैप्टन कुचिकी आ जाते हैं, जो रूकिया को उस अटैक से बचा लेते हैं और अटैक अपने ऊपर ले लेते हैं। इचिगो से फाइट के बाद जो अपना कुचिकी है ना, उसकी हालत वैसे ही ख़राब थी और ये अटैक खाने के बाद बेचारे की जो जितनी बची कुछ जान थी ना, वो भी निकल जाती। मतलब भाई बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। दूसरी तरफ कैप्टन कुचिकी को देख के जो आइजन रहता है ना, वो स्माइल करने लग जाता है कि एक और कैप्टन को मुझे निपटाना होगा। तो जो आइजन रहता है ना, वो रेडी हो जाता है कैप्टन कुचिकी को निपटाने के लिए। लेकिन सही टाइम पर वहाँ पर अपना ज़िडान गो और कोकाकू शिवा आ जाते हैं और कोकाकू शिवा वहाँ पर आते ही अपना एक लाइटनिंग अटैक कर देती है और वो अटैक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था। अपना जो आइजन रहता है ना, उस अटैक से बचने की कोशिश करता है, लेकिन वही सही टाइम पर अपनी योरोइची और अपनी कैप्टन सोईफोन आ जाते और वो आइजन को एकदम पकड़ लेते अपनी जकड़ से। दूसरी तरफ अपना ओरोचिमारू का भाई यानी कि कैप्टन गीन भी पकड़ा जाता है और उसको पकड़ने वाली थी अपनी रेंगोकू। और इसके बाद बाकी सारे जो कैप्टन्स रहते हैं ना और हेड कैप्टन यामा, वो लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन इतने सारे लोगों को देखकर भी जो आइजन था ना, वो हंसना नहीं भूला था। आइजन एक स्माइल देता है और बोलता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगा था कि तुम मुझे पकड़ सकते हो? इतना बोलने के साथ ही जो आइजन रहता है ना, उसके ऊपर एक बीम ऑफ लाइट गिरती है और ये जो बीम ऑफ लाइट है ना, ये वॉइड से आ रही थी और इसे छोड़ने वाले थे मैनोस ग्रांडे। सिमिलर पैटर्न में ये जो लाइट्स है ना, ये अपने कैप्टन गीन और कैप्टन तोशन के ऊपर भी गिरती है और वो लोग भी वो वॉइड की तरफ खींचे जाते हैं। दूसरी तरफ एक ल्यूटेनेंट होता है जिसे ये बीम ऑफ लाइट के बारे में पता नहीं था, तो वो इस बीम ऑफ लाइट मतलब ये आइजन के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है। लेकिन जो हेड कैप्टन यामा रहते हैं ना, वो उसे रुकने के लिए बोलते हैं, रुक जाओ, तुम्हारा अटैक किसी काम का नहीं है। ये जो तुम बीम ऑफ लाइट देख रहे हो, ये मैनोस ग्रांडे की बनाई हुई है। इस बीम की हेल्प से जो मैनोस ग्रांडे होते हैं ना, वो लोग अपने फ्रेंड्स या अपने लोगों को अपने ही वर्ल्ड के अंदर टेलीपोर्ट करते हैं, यानी कि हॉलो वर्ल्ड के अंदर। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये लोग अभी दूसरे डायमेंशन में, और हमारे जो अटैक्स है ना, वो इनके ऊपर बेअसर होंगे। यहाँ पर कैप्टन कोमामुरा भी उड़ जाता है और कोमामुरा तोशन को जाते हुए देखकर उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम तो तुम्हारी वाइफ के लिए फाइट करना चाहते थे, तुम तो सोल रिपर इस कारण से बने थे कि तुम्हें जस्टिस चाहिए, तो कहाँ गया तुम्हारा जस्टिस? कैप्टन तोशन उसे रिप्लाई में बोलता है कि जस्टिस और प्यार ये सब एक फालतू चीज़ है जो मनुष्य को अंदर से खोखला बना देती है। अगर एक मनुष्य को किसी चीज़ की तलाश करनी चाहिए तो वो होती है पावर, और मुझे मेरा पाथ मिल चुका है जो कि है एक पावर का पाथ, और मैं उसी पाथ के ऊपर आगे बढ़ूंगा। इसके बाद जो आइजन रहता है ना, वो अपना लुक पूरी तरीके से चेंज कर लेता है। वो अपने ग्लासेस निकाल देता है और अपने जो हेयर्स है ना, उसको पूरी तरीके से जमा लेता है और भाई अपना स्टाइल मारते हुए बोलता है, बहुत सारे लोग इस धरती के ऊपर आए हैं, कुछ ह्यूमंस, कुछ गॉड, कुछ सोल रिपर्स, लेकिन किसी ने भी इस जगह के टॉप पे जाने की कोशिश नहीं करी। लेकिन अब और नहीं, अब मैं जाऊंगा इस जगह के टॉप पे, मैं बनूंगा यहाँ का नया किंग, मैं हूँ तुम सबका नया रूलर, एक्नॉलेज करो मुझे। इतना बोलने के साथ ही जो आइजन की पूरी टीम है ना, वो उस वर्ल्ड के अंदर चली जाती है
अब जो स्क्वाड 4 है ना, उनकी ड्यूटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि बहुत सारे लोग इस इंसिडेंट की वजह से बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे। लोग रेंजी को ट्रीट करते और बाकी सारे जो ल्यूटिनेंट्स हैं ना, उनको भी ट्रीट करना चालू कर देते स्क्वाड फोर्स के मेंबर। और एक तरफ सेपरेटली जो अपना कैप्टन कुचिकी है ना, उसे ट्रीट करा जा रहा था उनुहाना के द्वारा। तभी जो कैप्टन कुचिकी है ना, रुकिया को अपने पास बुलाता है और रुकिया को बताता है, तुम मेरी सगी बहन नहीं हो, तुम मेरी वाइफ इसाने की बहन हो। ये बहुत समय पहले की बात है, जब तुम काफ़ी ज़्यादा छोटी थी। तुम तब इसाने के साथ रहती थी। उस समय इसाने की जो तबीयत है ना, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहती थी। इसाने ठीक से चल फिर भी नहीं सकती थी, इसीलिए उस समय उसने डिसाइड किया कि वो तुम्हें छोड़ देंगी। लेकिन तुम्हें छोड़ने के बाद ये जो गिल्ट है उसके मन में हमेशा रहा। फिर उसने मुझसे शादी करी और कुचिकी क्लैन की बहू बन गई। उसके पास एक क्लैन का सपोर्ट जैसे ही आया, उसने तुम्हारे लिए सर्च करना चालू कर दिया। लेकिन वो सर्च में अनसक्सेसफुल रही, वो तुम्हें ढूंढ नहीं पाई। फिर थोड़े समय के बाद इसाने की डेथ हो गई। आखिरी समय में इसाने ने मुझसे एक वादा लिया कि मैं तुम्हें ढूंढूं और तुम्हें अपने क्लैन के अंदर अडॉप्ट कर लूँ। मैंने भी तुम्हें ढूंढा और तुम मुझे मिल गई। फिर मैंने तुम्हें अपने क्लैन के अंदर अडॉप्ट कर लिया, लेकिन उसकी वजह से मेरे ऊपर बहुत सारी पाबंदियाँ लग गई थी। मैं पहले ही एक बहुत बड़ा रूल तोड़ चुका था कि किसी आउटसाइडर को मैंने कुचिकी क्लैन के अंदर एंटर कराया है, जिस कारण अगर मैं कोई और रूल तोड़ता तो हमारा जो कुचिकी क्लैन है ना, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लग जाती। इसीलिए मैं इतना ज़्यादा ईगर था तुम्हारे एग्जीक्यूशन के पीछे। लेकिन जब मैंने इचिगो के साथ फाइट करी, उसने मुझे असली मतलब सिखाया फैमिली का। इसीलिए मैं मेरी गलतियों के लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो रुकिया। जो अपनी रुकिया रहती है ना, वो भी अच्छे तरीके से जो अपने कैप्टन कुचिकी है ना, उसे माफ़ कर देती है। दूसरी तरफ जो स्क्वाड 4 का एक कैप्टन रहता है ना, मतलब एक ल्यूटिनेंट रहता है, कैप्टन नहीं, वो ऑर्डर देता है अपने आदमियों को कि तुम लोग इचिगो और इसके जो फ्रेंड्स हैं ना, उनकी भी केयर करना और उनको भी ट्रीट करना। वो लोग सोल सोसाइटी के हीरो है और उनने सोल सोसाइटी की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है। सो विद दिस गाइज वी हैव कंप्लीटेड अवर एपिसोड नंबर 62 ऑफ ब्लीच। सो भाई लोग, एपिसोड कैसा लगा आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताइएगा। वीडियो में अगर कोई भी कमी होगी तो कमेंट कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना। टेक केयर एंड गुड बाय। बाय 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 लोग।